कारिजावा उससे सवाल करते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए? कहीं तुम मेरे जिस्म के पीछे तो नहीं? तो अयानो कोजी उसके जवाब में कहता है, शायद। ये कहते हुए वो उसे सीधा जमीन पे गिरा देता है और उसके बाद वो उससे काफी सीरियस होकर कहने लगता है, अपनी टांगे खोलो। कोजी की यूं कातलाना आंखें देख के कारिजावा में जरा भी इंकार करने की हिम्मत ना रहती। वो ऐसा ही करती जैसे कि अयानो कोजी कहता है। तो यार हमारी एपिसोड की शुरुआत वहीं से होती है जहाँ पे क्लास सी की तीनों लड़कियां कारिजावा को बहुत बुरे तरीके से बुली कर रही होती है। यहाँ तक कारिजावा अपने घुटनों पे बैठ के सर नीचे करके रो रही होती है, मगर उन्हें जरा भी फर्क ना पड़ता। हालांकि यानो कोजी और युकीमोरा ये सारी की सारी मंजिल अपनी आंखों से देख रहे होते हैं। जब युकीमोरा उसकी मदद के लिए आगे ही बढ़ रहा होता है, यानो कोजी उससे किसी वजह से रोक के रख लेता है और वो अपने दिल को थाम के बैठे हुए होते हैं। लेकिन युकीमोरा से कारिजावा की ये हालत ना देखी जा रही होती। तो यार वो यानो कोजी की बात को टालते हुए वो क्लास सी की तीनों लड़कियों पे चिल्लाते हुए कहने लगता है, ओए तुम तीनों यहाँ पे क्या कर रही हो? युकीमोरा के यहाँ पे आने की वजह से वो तीनों लड़कियां फिलहाल तो चली जाती है। हाँ, जाते जाते वो इस बात को कारिजावा को यकीन दिलाते हुए कहने लगते हैं, वो फिलहाल तो जा रहे हैं, मगर हाँ वो वापस जरूर आएंगे। ये जाने के बाद कारिजावा युकीमोरा पे ही चिल्लाने लगती है कि उसने उसकी मदद मांगी ही नहीं है। अरे यार ये तो हम सबको पता है, वंस अ बिच इज ऑलवेज अ बिच। आखिर यही हिम्मत तो हमें भी अपनी लाइफ में चाहिए। अरे यार कारिजावा अपना रोब उन पे जमाते हुए वहां से जाने लगती है। वहाँ पे मौजूद युकीमोरा भी परेशान होता है कि हाँ यार इससे क्या हुआ। जैसे कारिजावा यहाँ से जा रही होती है, उसके पीछे ही यानो कोजी कहने लगता है अपने मन में, मेरे ख्याल में अब मुझे कुछ ट्राई करना चाहिए। यार दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है यानो कोजी एक ईमेल पढ़ होता है जिससे ये पता चलता है कि वीनस टेस्ट अब खत्म हो गया है, किसी ने वीआईपी की रिपोर्ट ऑलरेडी कर ही दी है। कहते हुए वो अपने दिल में रियोन के बारे में सोचने लगता है जो कि क्लास सी से है। कोजी को आखिर इतना एहसास तो हो गया होता है उसकी पिछली बातों से, रियोन अब जरूर कुछ करके ही रहेगा जो भी वजह है। लेकिन रियोन वीआईपी सिलेक्शन के असूलों को अच्छे से समझ रहा है, शायद कुछ ऐसा ढूंढ रहा है जो दूसरी क्लासों ने कभी सोचा भी ना हो कि इसे सीधा जीत की तरफ ले जाएगी। इससे पहले पानी सर को आ जाए, मैं कुछ चीजों को अपने हाथों में ले लेता हूँ। एक और बार शिप के एक अनजान जगह में सीन शिफ्ट होता है। मैं इतना बता देता हूँ कि ये एक इंजन रूम है। वहाँ पे हम कारिजावा को अकेले पाते हैं। उसकी बातों से हमें इतना तो जरूर पता चलता है कि उससे थोड़ी देर पहले ही हिराटा का मैसेज आया था, जो कि उस मैसेज में लिखा था कि हम यहाँ पे मिलेंगे। उससे पीछे से चलने की आवाजें आती है। अब वो जैसे जैसे खुशी से पीछे मुड़ती है, फौरन से उसका फेस एक्सप्रेशन बदल जाता है, जैसे उसके सर पे छत टूट आई हो, क्योंकि वो हिराटा के बजाय दोबारा से क्लास सी की लड़कियों को पाती है। यहाँ पे इस बार वो ये रिकॉर्ड करने आए होते हैं। कारिजावा अपने घुटनों पे बैठ के उनसे माफी मांगेगी। उन्हें यहाँ पे देख के कारिजावा के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, उसके पैर थर थर कांपने लगते हैं। पे मौजूद मनाबे क्लास सी की लड़की कहने लगती है कि तुम पहले भी काफी ज्यादा बुली हुआ करती थी, हाँ ना? फिर यह सुनने के बाद कारिजावा के पसीने छूटने लगते हैं, कि चेहरे के रंग उठ जाते हैं। वो जोर जोर से सांसें लेने लगती है। आखिर इस कदर डर जाती है कि वो सही से खड़ी भी नहीं हो पा रही होती। जब कारिजावा कैसे न कैसे करके अपने अंदर थोड़ी सी हिम्मत पैदा करते हुए यहाँ से जाने की कोशिश ही करती है, क्लास सी की मनाबे उसके बाल को नोचते हुए बहुत बड़े तरीके से उसे दीवार से पटक डालती है। मनाबे उससे जोर से थप्पड़ मारते हुए रीका से कहने लगती है कि अब तुम्हारी बारी। शुरू में तो रीका काफी हिचकिचा रही होती है, वो बस उससे छूती ही है। मनाबे उससे बार बार कह रही होती है कि इससे जोर से मारो, यहाँ तक उससे दिखा रही भी होती है कि इस तरह से किया जाता है। रीका थोड़ी हिम्मत करते हुए उससे जैसे जैसे मारना शुरू करती है, उससे इन कामों में काफी मजा आने लगता है। वो जोर जोर से कारिजावा पे थप्पड़ों की बारिश कर डालती है, यहाँ तक कारिजावा की गाल बहुत बुरे तरीके से लाल पड़ जाती है। हमें एक और बार वहीं पे मौजूद यानो कोजी को दिखाया जाता है, जो कि सारा का सारा नजारा दोबारा से अपनी आंखों से देख रहा होता है, लेकिन जर्रा भी उसकी मदद के लिए आगे ना बढ़ता। कि ये सारी की सारी मंजिल और साजिश हमारे यानो कोजी ने ही सेट की होती है। यानो कोजी ने मनाबे को मैसेज किया होता है, वो भी कारिजावा के खिलाफ अपना बदला लेना चाहता है। कारिजावा को टॉर्चर करने में मैं तुम्हारी मदद करूंगा। अरे यार इस सारी की सारी चैट से ये बात तो मालूम हमें पड़ती है कि यानो कोजी ने ये सारी की सारी साजिश अपने फायदे के लिए की है। तो यार इन्हीं सब में काफी वक्त गुजर जाता है। वहाँ से क्लास सी की लड़कियां चली जाती है, जबकि कारिजावा अपने घुटनों पे बैठ के रो रही होती है। कि जाने के बाद यानो कोजी कारिजावा की तरफ बढ़ता है, वहाँ पे खड़े होके उसकी आंखों में आंखें डाल के कहने लगता है, एक बुली चाइल्ड हमेशा से बुली चाइल्ड ही रहता है। ये बात सुनने के बाद कारिजावा तुरंत से समझ जाती है कुछ यहाँ पे खड़े होकर सब कुछ ये नजारा देख रहा था। फिर ये जान के वो तुरंत से हिराटा को कॉल करने की कोशिश करती है। रियाना कुछ उससे मना करते हुए कहने लगता है यहाँ नीचे सिग्नल नहीं आते। यहाँ तक मुझे तुम दोनों के रिलेशन के बारे में भी पता है, तुम दोनों कोई बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड नहीं हो, तुम लोग सिर्फ डोंग ही नचा रहे हो। यहाँ तक मुझे ये बात भी मालूम है कि तुम शुरू से ही बुली हुआ करती थी। तो यार अपने आप को बुली से बचाने के लिए तुम बिल्कुल
बिल्कुल एक पैरासाइट बन गई हो। जब चाहो तुम्हारी असलियत सबके सामने भी ला सकता हूँ। आखिर इतना कुछ सुनने के बाद कारिजावा यानाकोजी को स्लैप मारने की कोशिश करने लगती है, अलबत्ता वो इसमें कामयाब ना हो पाती। यानाकोजी कारिजावा का यही हाथ पकड़ के उससे दीवार से टिका देता है। उससे यही कहने लगता है कि अपने आप को बुली से बचाने के लिए दूसरों का इस्तेमाल करती थी, बिल्कुल एक पैरासाइट की तरह। कारिजावा उससे सवाल करते हुए कहने लगती है, आखिर तुम्हें क्या चाहिए, कहीं तुम मेरे जिस्म के पीछे तो नहीं। तो यानाकोजी उसके जवाब में कहता है, शाहिद। ये कहते हुए वो उसे सीधा जमीन पे गिरा देता है और उसके बाद वो उससे काफी सीरियस होकर कहने लगता है, अपनी टांगे खोलो। कोजी की यूं कातलाना आंखें देख के कारिजावा में जरा भी इंकार करने की हिम्मत ना रहती। वो ऐसा ही करती जैसे कि यानाकोजी कहता है। पता इसी बात पे यानाकोजी उससे पूछने लगता है, क्या तुम जरा भी इसके खिलाफ नहीं जाओगी। कारिजावा अपनी आंखें फेरते हुए उससे कहने लगती है, जब कुछ लोगों का हकीकत से सामना होता है वो इस बारे में कुछ भी नहीं कर सकते, चुपचाप अपनी हकीकत को कबूल कर लेते हैं। सबा को यूं बुरे तरीके से टूटता देख के कोजी उससे पूछने लगता है, क्या वाकई में यहाँ पे तुम्हारे पास कोई और चारा नहीं है कि तुम अपनी बॉडी तक सरेंडर कर रही हो। कहते हुए वो कारिजावा की शर्ट ऊपर करते हुए कहने लगता है, यही है तुम्हारी सच्चाई, यही तुम्हारी डार्कनेस। कारिजावा की चेस्ट पे एक स्कार्फ का निशान होता है। सब चीजों के बाद यानाकोजी उससे ये भी बता देता है, दुनिया में इससे भी कई गुना ज्यादा बड़ी डार्कनेस मौजूद है। आइंदा के बाद यानाकोजी उससे खुद ही प्रोटेक्ट करेगा, हिराटा से कई गुना ज्यादा रिलायबल। कहते हुए वो उसे अपना फोन दिखाता है जहाँ पे उसने ये सारा कुछ रिकॉर्ड कर रखा होता है। जैसे जैसे क्लास सी की लड़कियां कारिजावा को बुली कर रही थी, अगली बार क्लास सी की लड़कियां तुम्हारे आस पास भी भटकी, उनको इसके जरिए थ्रेट करना। फिर उससे पूरे तरीके से सिक्योरिटी देने के बाद यानाकोजी उससे कहता है, कारिजावा मुझे ज्वाइन करो, किसी काम में तुम्हारी मदद की जरूरत है, एक ऐसा काम जो कि होरिकिता भी नहीं कर सकती। काफी अच्छे से क्लास डी की लड़कियों को कंट्रोल कर सकती हो, जैसे जैसे तुम करोगी क्लास डी की कमजोरी पूरी हो जाएगी। यूं ही देखते ही देखते कारिजावा उससे ज्वाइन कर लेती है और उससे पूछती है कि अब मुझे क्या करना है। यानाकोजी उससे ये बताता है कि फिलहाल तो हमने सिर्फ और सिर्फ अभी तो ये टेस्ट ही जीतना है, लेकिन मगर इसके साथ ही साथ वो उससे कुछ ऐसा बोलता है इससे कारिजावा बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है कि हमें ये नहीं बताया जाता कि यानाकोजी ने आखिर उससे क्या कहा। इसी दौरान एक और बार फिर से सीन शिफ्ट होता है। इसी में यानाकोजी जाबाशिरा से कहने लगता है कि वो अपने पॉइंट्स का इस्तेमाल करके कुछ खरीदना चाहता है। इन्हीं सब में हमें दोबारा से दूसरे सीन में दिखाया जाता है पे यानाकोजी स्पेशल टेस्ट के डे 4 डिस्कशन रूम में आता है। पे इचिनो से पहले से मौजूद सोफे पे सो रही होती है। जैसे जैसे इचिनो से अलार्म की वजह से उठती है, वो यानाकोजी को अपने पास बुला के उससे कुछ पूछने लगती है, तुम भी मेरी तरह क्लास ए में जाना चाहते हो। यानाकोजी हाँ ही कहता है। वो ये बात भी डिस्कस करते हैं कि यानाकोजी की गलती से नजर उसके पॉइंट्स पे पड़ गई थी कि वाकई में इचिनोसे के पास कुछ ज्यादा ही पॉइंट्स है। कि इसी सारी बातों में देखते ही देखते वहाँ पे और लोग भी पहुंच जाते हैं। तो हाँ यार, इसी के साथ उनकी डिस्कशन स्टार्ट होती है। फाइनल डिस्कशन की शुरुआत में हमागुची खड़े होकर कहने लगता है, यार अगर हम यूं ही पागलों की तरह मीटिंग करते रहे और उन्हें यूं बर्बाद करते रहे, हम कभी भी वीआईपी को गैस नहीं कर पाएंगे। अगर इसी तरह चलता रहा तो इस तरीके से वो कभी जीत भी नहीं पाएंगे। मेरे पास एक तरीका है, अगर हम सारे यहाँ पे मौजूद अपने अपने सेलफोन दिखाएंगे, इससे हमें वीआईपी का खुद ही पता चल जाएगा। फिर तभी माचुडा फ्रॉम क्लास ए कहने लगता है, हमारा ये मेथड दरअसल वाहियात है। यहाँ पे मौजूद कोई भी पॉइंट की खातर वीआईपी को रिपोर्ट कर सकता है और सिर्फ अपने पॉइंट्स बढ़ाने के लिए हमें धोखा दे सकता है। कुछ ही उसकी बात से एग्री करते हुए कहने लगता है, अगर आज हम सारे महफूज तरीके से खेल ले तो कोई हमें मौत थोड़ी आएगी। जैसे कि ये प्लान मेरा है तो मैं ही सबसे पहले अपना सेलफोन दिखाऊंगा। कहते हुए वो सबसे पहले अपना सेलफोन पेश करता है और उससे ये साफ साफ जाहिर होता है कि वो वीआईपी नहीं है। फौरन बाद यानाकोजी अपना फोन निकालता है। उसके फोन पेश करने के बाद भी ये सबको मालूम पड़ जाता है कि यानाकोजी भी वीआईपी नहीं है। इसी तरह धीरे धीरे कुछ लोग अपने दिल पे पत्थर रखते हुए अपने सेलफोन दिखाना शुरू करते हैं। फिर तभी युकिमुरा पे आके बात यहाँ पे खत्म होती है। युकिमुरा अपने दिल पे पत्थर रख के भी वो फोन ना दिखाना चाह रहा होता। अगर वो ऐसा भी ना करे तो सबको खुद ही मालूम पड़ जाएगा कि यहाँ पे मौजूद सिर्फ वही वीआईपी है। इस वजह से वो भी आखिरकार थोड़ी हिम्मत करके यानाकोजी से माफी मांगते हुए कहने लगता है कि हाँ यार, मैं एक वीआईपी हूँ। यूं रिएक्ट करते देख के यानाकोजी ऊपर से कहने लगता है कि मुझे यकीन नहीं आ रहा, लेकिन दिल ही दिल में वो अंदर ही अंदर से कुछ और सोच रहा होता है। जबरदस्त परफॉर्मेंस युकिमुरा, अगर ऐसे चलता रहा तो हमारी कामयाबी पक्की है। ये देखते ही हमागुची फौरन से कहने लगता है कोई भी उसे यहाँ पे रिपोर्ट ना करे, सारे लोग मिलके अपने टेस्ट को कंप्लीट करेंगे। सबके बाद युकिमुरा मजीद बोलने लगता है, सबका बहुत शुक्रिया, मैं तुम लोगों पे यकीन करना चाहता हूँ। नहीं, मुझे तुम लोगों पे यकीन है। इस पे सारे लोगों से दिलासा देते हुए कहने लगते हैं, फिक्र मत करो, तुम हम पे भरोसा रख सकते हो। इन्हीं समय यानाकोजी अपने दिल में दोबारा से एक बार सोचने लगता है तो होना नामुमकिन है, कोई ना कोई जरूर बीच में रिपोर्ट मार के ही रहेगा ताकि वो सारे के सारे पॉइंट खुद हासिल कर पाए। अगर कोई करेगा
तो वो मेरे ट्रैप में फंस जाएगा। यार फिर इन्हीं सब में हमें इयानोकोजी और युकीमोरा का एक फ्लैशबैक दिखाया जाता है। हमें दिखाया जाता है युकीमोरा के बजाय बल्कि इयानोकोजी ही वीआईपी होता है, मगर उन दोनों ने आपस में फोन को एक्सचेंज कर लिया होता है। इन्हीं सब में इचिनोसे इयानोकोजी के फोन पे कॉल करती है। युकीमोरा इचिनोसे की कॉल को देख के काफी परेशान हो जाता है और इसी परेशानी में उसके हाथ से वो फोन भी गिर जाता है। फोन गिरने के बाद ही सभी लोगों को ये तय हो ही जाता है युकीमोरा जो बड़ी बड़ी बातें कर रहा था कि मैं तुम लोगों पे यकीन करना चाहता हूँ, आखिर खुद ही एक फ्रॉड निकला। लेकिन जैसे जैसे ये लोग कह रहे होते हैं उस वक्त ही डिस्कशन का टाइम खत्म हो गया होता है। हाँ यार वो सिर्फ और सिर्फ इतना ही कह के चले जाते हैं। खत्म होने के बाद दूसरे सीन में हमें दिखाया जाता है नास्टी का इतने बुरे तरीके से सबके सामने एक्सपोज होना भी इयानोकोजी के प्लान का हिस्सा था, जिसमें कारीजावा भी शामिल थी। बाद हमें इयानोकोजी और कारीजावा के बीच में फ्लैशबैक दिखाया जाता है। अब इयानोकोजी कारीजावा से कहता है कि असली वीआईपी मुझे पता है तुम ही हो। से यह सारी की सारी बात हिराटा ने ही बताई थी। हाँ यार अगर सिंपल अल्फाज में कहूँ तो इयानोकोजी खुद वीआईपी नहीं था बल्कि कारीजावा थी।